आप सभी देख रहे हैं कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत के अभी हमारे सामने महिला पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो मैं मैम का परिचय और आज की बैठक का उद्देश्य क्या है इसके विषय में आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपकी ये जानकारी जनहित में अच्छा जाना जाएगा। जी मैम, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर शिवा, प्रमंडल अध्यक्ष तिरहुत प्रमंडल और भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत की तरफ से हूँ। और ये मीटिंग इसी उद्देश्य रखी गई है ताकि जन जन तक समस्या का निवारण हो, हर एक इंसान अपनी समस्या को कह सके। जो बहुत लोग होते हैं जगह जगह जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं पर उनके समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और ये संगठन उनको उनके समस्याओं का समाधान करने में मदद करेगा। पूरी तरीके से जितने भी पदाधिकारी हैं पूरी तरीके से संगठित होके ज्यादा से ज्यादा उनको इस समस्या से निवारण करवाने में मदद करेगा। जी, आप अपना परिचय बताया जाए और आप इस आज की मीटिंग के विषय में क्या ऐलान करना चाहते हैं आम जनहित के लिए। सर, मैं डॉक्टर खुशबू कुमारी प्रमंडल पदाधिकारी हूँ और आज हम लोग का मीटिंग इसी पर्पज से हुआ है कि हमारा जो भी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी सारा टीम एकजुट होकर और इस पे कार्य करेंगे। धन्यवाद। नहीं मिला है। अपनी समस्या संबंधी जो क्लर्क बाबू लोग हैं उनसे मिले, वही बजाय कि वित्तीय प्रभार के लिए दूसरा ही आएगा या फरवरी लास्ट तक इनको मिल जाए या कुछ गवर्नमेंट आ जाए, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान होगा। ये तत्काल नहीं होगा कि आप निश्चित रहिए कि जब वित्तीय प्रभार किसी को मिलेगा तब आगे हम इसमें मतलब आप हम लोगों से क्या सहयोग चाहते हैं? अभी तक हम फरवरी देख लेते हैं कि वित्तीय पावर में कोई सीएस आ जाते हैं, उसके बाद ही कुछ काम बढ़ने से फायदा होगा। इस तरह समस्या है उनका कुछ मैंने पे अभी डार्क में रखे हैं उसको। जी जी हाँ, आपसे वेतन से संबंधित समस्या हो। हाँ जी ठीक है, आ जाएंगे उसके बाद। जी, बात की बात है कि उनका अच्छा एक अंतिम बात कहना है आपको। आपसे मेरा एक सवाल है सर, जैसे अभी आपने बताए हैं कि हाँ शिक्षक जो 15 साल से कार्यरत हैं और के पाठक जिन्हें आदेश निकाल दिया कि 3 बार एग्जाम लिया जाएगा, उसमें अगर वो असफल हो जाएंगे तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, यानी कि वो शिक्षा पद से हटा दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है जैसे कि अभी पिछले ही माह में ढेकहा में नैका टोला झिटकहिया पीछे एक है, वहाँ पे एक अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुआ है सर, और वहाँ एडीएम साहब का शिक्षा संवाद हुआ था, जिस संवाद में मैं भी वहाँ उपस्थित था। और वहाँ बच्चे ने बताया कि सर 3 साल से इस विद्यालय में न पोशाक राशि मिला है, न साइकिल मिला है, न कोई भी प्रोत्साहन राशि मिला है, न बच्चे को जो कपड़े का पैसा होता है वो भी नहीं मिला है। और यहाँ शिक्षक स्वयं अपने हाजिरी बनाने के लिए आते हैं और वो बना करके और वो चले जाते हैं। हम लोग को शिक्षा संबंधित जो होता है जानकारियाँ वो भी नहीं देते हैं। हम लोग 2-3 घंटे पढ़ के वापस चले जाते हैं। वैसे शिक्षक को सर आप क्या कहेंगे सर, किस रूप में देखेंगे? वैसे शिक्षक दंडित होंगे। हम लोग शिक्षक चाहे किसी के पक्ष में नहीं है, हम शिक्षक के पक्ष में नहीं, हम लोग जो है सो अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लिया है, न कि किसी शिक्षक के पक्ष में और किसी पदाधिकारी के विपक्ष में। जो भी अन्याय करेगा, शिक्षक अन्याय करेंगे, शिक्षक को दंड मिलना। मैं जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद से हूँ। और आज हमारे माननीय चीफ गेस्ट प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री रत्नजी शर्मा जी एवं हमारे तिरहुत प्रमंडल के अध्यक्ष कर्ण कुमार जी एवं अन्य पदाधिकारीगण सभी उपस्थित हुए हैं। और हम सभी ने परिचर्चा जो भी जिस भी विभाग में शिकायत या लंबित है उसके संदर्भ में हम लोग बैठक की है। और जो भी हमारे पास शिकायत आएगी उस पर हम लोग संगठित रूप से विचार करेंगे और आपस में उस पर कार्रवाई करेंगे जो भी हमारे पास समस्या आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और मेरे सामने एक
वक्ता हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि सर भी अपना बात को रखें। सर, आप अपना परिचय बताया जाए सर, और आज की इस सभा का आपके माध्यम से संबोधित करते हुए क्या निष्कर्ष निकला है, इसके विषय में मुझे व्याख्यान। मेरा नाम श्री मुरारी है। नरसिंह बाबा आश्रम मोतिहारी, जहाँ यह कार्यक्रम स्थल है, वहीं मेरा निवास हुआ। मैं पेशे से एक सीनियर अधिवक्ता हूँ और जो संस्था है, इस संस्था में मुझे संरक्षक का पद मिला है। निश्चित रूप से समाज के हर क्षेत्र में कोई न कोई भ्रष्टाचार है, कोई न कोई कमी है और समाज के लोग अनेक तरह की समस्याओं से पीड़ित और शोषित हो रहे हैं। तो समाज के वैसे पीड़ित और शोषित लोगों के लिए यह एक उचित प्लेटफॉर्म है जहां वे अपनी शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत का समाधान संस्था के पदाधिकारीगण के द्वारा हम सभी लोग संयुक्त रूप से प्रयास करके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी उद्देश्य से आपसी परिचय एवं तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से आज की यह बैठक जो है सो बुलाई गई है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका चैनल के पदाधिकारी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मैं भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद में प्रमंडल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ और मेरा नाम कर्ण कुमार हुआ। आज की बैठक जो यहाँ संपन्न हुई है वो आपसी तालमेल और एक दूसरे को जानने के लिए की गई है और हमारी संस्था का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने के लिए इसका उदय किया गया है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अंचल कार्यालय में मिलता है, क्योंकि हर जन सेवक को अंचल विभाग से कार्य कराना है। दाखिल खारिज हुआ, जमीन संबंधित विवाद अंचल ही जन्म देता है और वहीं से विवाद शुरू होता है और न्यायालय तक जाता है ना। तो हम लोग को एक साथ एक मुहिम में आकर इस चीज को समाप्त करने के लिए इस संगठन के माध्यम से एकजुटता के साथ कार्य करना होगा और पीड़ितों का हर समय सहयोग करना होगा, तभी यह भ्रष्टाचार समाप्त होगा। सर, आपसे मेरा एक सवाल है। जैसे आप बताएं कि अंचल इसका मुख्य दोषी है, ये भ्रष्टाचार को पनपने का जड़ है, तो मैं एक जगह आपको आपका मार्गदर्शन कराना चाहूँगा सर। प्रखंड जो ब्लॉक है और वहाँ जो जाति आय आवासीय का अप्लाई होने का जो सेंटर है, वो आज आम पब्लिक को काफ़ी घाटा साबित कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, मैं उस पे भी आपको मार्गदर्शन कर दूं। क्योंकि वहाँ पे जो जाति आय आवासीय हम लोग डायरेक्ट ब्लॉक में जाके बनवाते थे, आज वो ब्लॉक में नहीं बन रहा है। उनके द्वारा आम आदमी को बताया जा रहा है कि आप साइबर कैफ में जाइए, 50 रुपया दीजिए और फिर उसका रसीद ले आके दीजिए तो हम आवासीय निकाल के देंगे। और 50 रुपए एक आदमी का, 50 रुपए एक, समझ लिए कि एक प्रखंड में अगर लाखों की आबादी है तो करोड़ों रुपए ये प्रखंड के जो अधिकारी कर्मचारी, जो डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति किया गया है आम पब्लिक को सुधार करने के लिए, ना कि उनको बैठ करके कुर्सियां तोड़ने के लिए। उन अधिकारियों के लिए आपके संगठन, आपकी ये जो प्रशासनिक सुधार या जन शिकायत परिषद के जो आप अध्यक्ष हैं, तो आपके माध्यम से उन अधिकारियों के लिए क्या कार्रवाई किया जाएगा? बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारी संगठन का मुख्य उदय ही हुआ है भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए। और अंचल के सभी पदाधिकारी, चाहे वो कर्मचारी स्तर के हो चाहे सीओ स्तर के कर्मचारी हैं, एक म्यूटेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, उसमें भी वो लोग अब नहीं बोलेंगे खुलकर। बहुत बातें हैं जो गोपनीय हैं और सब सामने आएगी। जब मेरी संगठन कार्य करने लगेगी तो आम लोगों के बीच यह आएगी कि इस संगठन के द्वारा अमुक वाद का निष्पादन किया गया और अमुक पदाधिकारी इसमें पकड़े गए। इस पे मैं एक चीज और निर्देश दिखा दूं सर, आपको बता मार्गदर्शन कर दूं, क्योंकि जो कर्मचारी की जो बात और सीओ साहब का जो बात आ रहा है दाखिल खारिज करने की, बहुत केस ऐसे भी आते हैं जमीन किसी और का, दाखिल खारिज किसी और के नाम पे, रसीद किसी और के नाम पे, जोत किसी और के नाम पे है। बिल्कुल, दाखिल खारिज का एक सबसे बड़ा वैल्यूम होता है
जमाबंदी जिस पर लिखी जाती है उस वैल्यू में से पन्ना लोग फरवा कर हटवा देता है ना। अब कंप्यूटराइज हो रहा है। जो परिमार्जन शुरू हुआ, परिमार्जन में आपके पास मूल रसीद है जिस पर जमीन का नंबर लिखा हुआ नहीं है, फिर भी परिमार्जन पर उसका नंबर अंकित कर दिया गया बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए, बिना खाता खेसरा को देखे हुए, रकबा देखे हुए अंकित कर दिया गया। भूमि विवाद उत्पन्न हो गया। वहां से मेरे नाम से जमाबंदी है, इनके नाम से जमाबंदी, अन्य पब्लिक की है जमाबंदी, उनके पास डॉक्यूमेंट है और दूसरे के नाम के जमाबंदी पर खाता खेसरा चढ़कर रसीद कट गया कंप्यूटर से। अब तो विवाद की जड़ है। सीओ साहब कहेंगे आप डीसीएलआर साहब के यहाँ अपील कीजिए, डीसीएलआर साहब कहेंगे कि आप एडीएम साहब के यहाँ जाइए। न डीसीएलआर साहब को फुर्सत है और एडीएम साहब के यहाँ बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहती हैं जिसमें समय लगता है, बरसों लग जाता है। छोटे से चीज से इतना बड़ा विवाद पनप जाता है। वो व्यक्ति जमीन को बेच लेता है थर्ड पर्सन से, वो व्यक्ति फोर्थ पर्सन से बेच लेता है और यह विवाद बढ़ते चला जा रहा है, जिसका सूत्रधार अंचल कार्यालय है ना। तो इस सब बिंदुओं पर हमारी संस्था बहुत जल्द कार्य करेगी और पीड़ितों को हमेशा सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर है। और हम ऑलरेडी अपना नंबर सार्वजनिक कर रखे हैं कि जिसको भी भू विवाद से संबंधित मामला हो वो निस्वार्थ भाव से आकर निःशुल्क हमसे सारी जानकारी ले और जहां उसको सहयोग की जरूरत है हमसे सहयोग ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके साथ मैं कार्य कर रहा हूं। आपने बहुमूल्य शब्दों से सारी जानकारी जनहित तक पहुंचाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पे मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं। जैसे आपने जिक्र किया ढेकहा में जो गर्ल्स हाई स्कूल है, जो पहले दुर्गा यादव संत धर्म देवदास बालिका उच्च विद्यालय के नाम से जाना जाता है, शायद आपकी मार्गदर्शन उस हाई स्कूल के ऊपर है। और वहां से ये बात तो जिक्र सही है कि वहां से प्रत्येक साल लमसम 400 प्लस बच्चे वहां से मैट्रिक पास करते हैं। और वही विद्यालय जो पूर्व प्रचार राजेंद्र यादव सर वहां के प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो उस हाई स्कूल में रूम भी सही था, जमीन भी सही था, शिक्षक भी सही थे। आज वहीं जब हरेंद्र यादव जब वहां के प्राचार्य हो गए तो उस स्कूल की जमीन कम हो गया, वहां शिक्षा व्यवस्था नहीं है। जबकि उनसे अभी प्रेजेंटेंस में भी देखा जाए तो अत्यधिक मात्रा में वहां बच्चियां वहां जाके प्रेजेंट होती है। वो आज के डेट में यानी कि उसका कोड भी चेंज कर दिया गया है। वो आपको श्री अंबिका हाई स्कूल उच्च विद्यालय ढेकहा सिरसा में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर भी वहां सैकड़ों लड़की आज उस उम्मीद से उस विद्यालय में जाके पढ़ती है कि इस विद्यालय से हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन वो गलत एप्लीकेशन के वजह से सरकार के पास सही जानकारी नहीं मिला और उस विद्यालय पे आज ऑब्जेक्शन लग गया। इसमें दोषी कौन है? दोषी तो विद्यालय के शिक्षक नहीं है, ये तो सरकार की नीति गड़बड़ है ना, उसके पदाधिकारी गड़बड़ है जो भ्रष्टाचारी हैं। पहले सही कहते थे, अब नाजायज कहते हैं, तो भ्रष्टाचारी लोग। इस पे आपका भारतीय प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत कि अधिकारीगण इस पे क्या एक्शन लेने वाले हैं इस विद्यालय? जब ये बात पूरी रूप से हम लोगों के पास आएगी तो हम लोग उसकी जांच पड़ताल करेंगे और सही जगह पर इस बात को पहुंचाएंगे। आपको अगर परिचय है तो बताइए कि वो सारी स्थिति को हम लोगों के अधिकारी हमारे जिला अध्यक्ष के पास दें लिखित शिकायत, हम लोग उसको करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी काम के लिए हम लोग आए। दरोगा जी आज भी अंग्रेज की तरह किसी दरोगा के पास जाइए तो वो जो है सो अपने बरामदा पर नहीं चढ़ने देता है पीड़ित को, कहता है जो उधरे बैठिए। आज भी इस विद्यालय के पर्पस में एक और जगह मैं आपको मार्गदर्शन करना चाहूंगा। अभी जो फिलहाल जो मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड वितरण हुआ है, वहां के प्राचार्य महोदय को मैं देखा हूं कि अपने पॉकेट से पैसे लगा के बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर देते थे कि चलिए हमारे यहाँ बच्चा रेगुलर आता है, उसके पास थोड़ा सा मजबूरी है तो चलो हमें तुम्हें बाद में दे देना, हम उसका रजिस्ट्रेशन करते थे और उसको वो बैठा के पढ़ाते थे। वो रजिस्ट्रेशन का काम एक दो स्कूल का सुनिए मनीष जी, इस पर डिस्कशन करके आप अपना समय मत खराब करिए। हमको पूरा समय है, आप अपना समय मत खराब करिए। हम सिर्फ एक मांग कहे हैं कि शिक्षकों पर बहुत कमियां देखकर, उनकी गलतियों को देखकर पदाधिकारियों ने उन्हें सस्पेंड किया, उनको दंडित किया और एक भी जिला शिक्षा पदाधिकारी और एक भी पीओ गलत नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि काउंटर साइन में 25 हजार रुपए लेता है, वो क्यों नहीं दंडित होता है? कौन दंडित करेगा उसको? हम लोग इस बात को उठाएंगे, बाजाबता उठाएंगे, सरकार के नजदीक रखेंगे, मुख्यमंत्री के पास रखेंगे कि जो है जो शिक्षक निरीह प्राणी से दंडित किया जाता है, उसको पैसा वसूला जाता है, भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त है और कोई अधिकारी सब दूध का धोया हुआ है।
ये हमारा मुख्य विषय है। के पाठक से हमारी मांग है कि अपने पदाधिकारियों पर भी अंकुश लगाए, उसी तरह से जिस तरह से शिक्षक पर अंकुश लगा रहा है। ये हमारी गलत डिमांड हो तो कहिए, अगर सही डिमांड हो तो उठाइए। बिल्कुल, आपकी ये डिमांड सरकार तक मैं जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप जो समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के अंतर्गत नीति बना करके उनको हटाना, इसका मैं विरोध कर रहा हूं। एक चीज और जाने पे सुनने में आ जाता है, विद्यालय में अक्सर विद्यालय में सुनने को आता है कि जो भी शिक्षक वहां प्रधानाचार्य के माध्यम से रूटीन बाई जो शिक्षक का नियुक्ति मिलता है कि आपको हिंदी पढ़ाना है, आपको विज्ञान पढ़ाना है, आपको गणित पढ़ाना है, और वहां जब समय आता है वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो वो बोलते हैं ये तो सब्जेक्ट में मैं कमजोर था, लेकिन क्या कहे हेडमास्टर जबरदस्ती हमें ये सब्जेक्ट दे दिए हैं, तो मैं जो जानती ही नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी क्या। वैसे शिक्षक के लिए अगर के पाठक सर ने एक सवाल उठा दिया कि 3 बार एग्जाम देना है, जो शिक्षक होने के लायक रहेंगे उनको नियुक्ति लेटर जारी रहेगा, अन्यथा उनके शिक्षक पद से उनको रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये तो आम जो ग्रामीण है उसके लिए ये अच्छी पहल है। मनीष जी, बात को समझने का प्रयास कीजिए। हमारी संस्था या हमारे शिक्षक नेता या इसके पदाधिकारी, संस्था के पदाधिकारी किसी गलत आदमी के पक्ष में नहीं है, लेकिन यह फरमान तो गलत है कि 3 बार इम्तिहान चाहे 5 बार इम्तिहान देने के बाद वो पास नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। ये फरमान गलत है। अगर देखिए, समझ लीजिए बात को, अगर वह गलत है, अगर वह आप जो बोले हैं कि विज्ञान का पढ़ाई के लिए अगर विज्ञान का घंटी में अगर आर्ट्स के लड़के को शिक्षक को भेजते हैं तो कहेगा ये बात, और आर्ट्स के घंटी में साइंस को भेज दिया जाएगा तो कहेगा। सर मैं इस पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। सर ऐसा है कि हर 3 माह पे सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप विज्ञान के विषय में जानिए, संस्कृत के विषय में जानिए, हिंदी के विषय में जानिए, अंग्रेजी के विषय में जानिए। उनको 3 महीना पे छुट्टी दिया जाता है, बीआरसी में जाके पढ़ाई कीजिए और फिर आकर के अपने बच्चों को बताइए। जब उन शिक्षकों को सभी विषय में पढ़ाया जाता है तो फिर वो क्यों ऐसे सब्जेक्ट को मिलता है तो उसको पढ़ाने में असमर्थ होता है। नहीं पढ़ा रहा है, वो खानापूरी कर रहा है, उनका पैसा खा जा रहा है। यहीं पर ट्रेनिंग हुई है, सारे डाइट में सब जगह खानापूरी हुई है, सबको रात में रहकर पढ़ना है। नियोजित स्थिति में गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी उन लोगों की है, शिक्षक की गड़बड़ी नहीं है यार। शिक्षक का हम यह कह रहे हैं कि गलत शिक्षक अगर है, टाइम से नहीं आता है, 9 बजे से 5 बजे तक अगर फरमान आपका है उस पर वो नहीं करता है, तब ना वह दोषी है। अगर वह जाता है सब समय पर और जो है सो आप कहते हैं कि 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 18 वर्ष तक जो काम कर रहा है उसको आप कैसे हटा दीजिएगा? हटाने का क्या नियम है उसका? एक शिक्षक का स्थानांतरण आप नहीं दीजिएगा। अभी जो है तो यहाँ का शिक्षक चला गया है वैशाली में जाकर काम कर रहा है, आरा में, सासाराम में कर रहा है। आप कंप्यूटर से बहाली कर दिए, कोई से ध्यान नहीं दिए, कंप्यूटर वाला भेज दिया, उसको क्या जानता है जो मोतिहारी का भेज दिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कैमरा पे दिए, इसके लिए और बहुत बात सुन लीजिए। आधे बात पर आप जिसको जानते थे उसी से डिस्कशन में आप समय बर्बाद कर दिए, ये भी सुन लीजिए। एक बात और जानिए कि आपके ढेकहा स्कूल को आप जानते हैं, जिसका चर्चा आपने किया है, वहां पर एक प्रस्तावित विद्यालय, अनुदानित विद्यालय है जी। वैसे इस जिला में 38 विद्यालय जी, और उसी तरह से 10 कॉलेज और कुछ प्राइमरी मध्य विद्यालय भी हैं। आपको यह मालूम भी होगा, जो शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, कुछ बात जानते हैं, तो ये भी मालूम होगा कि वो करोड़ों की संपत्ति, जमीन, घर बनाकर और जो है सो 80 से आज तक लोग इस काम कर रहे हैं उसमें, और सरकार उसको फ्लोरिश करने के बजाय उनको मंजूरी दी है बजाता, वहाँ बच्चे इम्तिहान देते हैं बजाता, और उसका जो है सो अगर उसमें कुछ कमी है, लेबोरेटरी नहीं है, चाहे घर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करके, उसको बढ़ा कर नहीं करके उनको कहता है समाप्त करने, उनका कोटेशन करता है। ये कहाँ का न्याय है? आप सभी देख रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सुधारियों जन शिकायत परिषद के अभी प्राधिकारीगण मोतिहारी के नरसिंह बाबा मठ के प्रांगण में, जो कि सभागार है, उस सभागार में आज एक अहम बैठक हुआ, जिसमें सभी एक दूसरे से परिचय कर अवगत हुए और इस
सभा का उद्देश्य क्या है, आज इतनी सैलाब के रूप में पदाधिकारी एक साथ एकत्रित होने का क्या रहस्यमय है। मैं सर से निवेदन करूंगा कि इस रहस्यमयी मीटिंग के विषय में बताएंगे। सर आप अपना परिचय दिया जाए सर, आज की बैठक का क्या रहस्य है ये मुझे बताया जाए सर। मेरा नाम रत्नेश्वरी शर्मा है। मैं ये भारतीय प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2008 में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका हूँ और जिले में बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं का संस्थापक हूँ और लोगों से जुड़ा रहना, शिक्षक संगठनों से जुड़ा रहना मेरा हॉबी है। मैं उसके लिए काम करता रहता हूँ। तो आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, एक ज्वलंत समस्या प्रदेश में है और वह अधिक से अधिक आबादी को प्रभावित कर रहा है। वो अपनी उस समस्या, वह समस्या यह है कि शिक्षक और अभिभावक दोनों उससे प्रभावित हैं। तो शिक्षक और अभिभावक जब दोनों प्रभावित हो जाते हैं तो समझिए कि पूरी आबादी प्रभावित हो गई। इसलिए हमने अपने पदाधिकारियों को हम लोग बुलाए हैं कि फेस टू फेस सबसे परिचय होगा और इस विषय पर विचार विमर्श होगा। जो समस्या यह है कि हमारे शिक्षक अपने अपने विद्यालय में, विभिन्न स्तर के विद्यालयों में 2006 से नियोजित होकर कार्य कर रहे हैं और सरकार की नीति बनी है। अभी एक बहुत अच्छे, जिनका समाज में लोग बहुत कदर करता है, के पाठक जी पदाधिकारी हैं, सबसे श्रेष्ठ पदाधिकारी। उन्होंने एक नई नियमावली गठित की है जिसमें यह बता दिया कि 3 बरस तक 3 बार जो परीक्षा देगा जो शिक्षक, उनको सरकारीकरण कर दिया जाएगा। जबकि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, शिक्षा विभाग ने, सरकार ने साफ घोषित कर दिया है कि कोई भी शिक्षक जो नियोजित है अब वह सरकारी शिक्षक माना जाएगा। लेकिन उन्होंने उसमें लगा दिया कि 3 बार परीक्षा देगा, दक्षता परीक्षा, और उसके बाद वह 3 बार में पास कर जाएगा तो सरकारी होगा, फेल कर जाएगा तो सेवा समाप्त। यह घोर अन्याय है और इसके खिलाफ पूरा बिहार आंदोलित है। घोर अन्याय इसलिए है कि 10 वर्षों से बेसी से 6 से आज 23 का वर्ष हुआ, इतने साल से 18 साल से जो शिक्षक काम कर रहा है उसको दक्षता परीक्षा देने की क्या जरूरत। दक्षता तो वह देता है जो नया बहाल हो, तो नया बहाल हो, नया बीपीएससी से हो रहा है, और जो पुराने हैं वो 18 बरस से कम 5 बरस से अधिक के तो सब है, तो उसको सीधा ले लेना चाहिए। पूरा बिहार आंदोलित है, शिक्षक और अभिभावक दोनों बेचैन है। ये गलत आदेश है, इसको सरकार वापस ले। इसके ये बात सबसे पहले जरूरी है जानना। दूसरी बात कि यह हमारी जो संस्था है वह पीड़ितों के लिए है, पीड़ित का काम करने के लिए। तो सबसे पीड़ित दिखे हैं हमको अभी आज के दिन में जिनकी चर्चा हमने की। दूसरी बात कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अपना करोड़ों की संपत्ति लगाकर जो स्कूल स्थापित किए हैं, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेज, वो सभी का कोड वापिस सरकार ले रही है। उनको जो है सो अगर कुछ कमी है तो उसको सरकारी स्तर से उसको पूरा किया जाना चाहिए और पूरा करने के बाद उनको सारे एक मुश्त सारे अनुदान उसको दिया जाना चाहिए। यह हमारी संस्था इसके पक्ष में। हमारी संस्था का काम ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा हो, जहाँ कहीं भी शोषण हो रहा हो, जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा हो, उसको जो है सो हम लोग उसको पकड़े और उसका नकेल कसें उस पर। अभी आपको मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जिनका बहुत शोहरत है और नाम है, उन लोगों ने कई शिक्षकों को सेवानिवृत्त कर दिया, कई शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया, कई शिक्षकों को सेवा से निकाल दिया उनकी कमियों को देखकर। लेकिन एक भी पदाधिकारी, चाहे वह बीओ हो, चाहे वह डीओ हो, या अन्य किसी तरह के पदाधिकारी हो, उन पर एक भी कार्रवाई किया हो उन्होंने तो कोई बता दें। बल्कि उनके भय दिखाकर कि के पाठक का भय है, इसके लिए घूस का रिश्वत दुगुना हो गया। रिश्वत तो जो इसका चार्ज जो है तो दुगुना हो गया।
इस तरह से शिक्षकों का समाज के लोगों का शोषण हो रहा है। जो शिक्षक भयाक्रांत रहेगा, जो शिक्षक पर दबाव रहेगा, 9 बजे से 5 बजे तक जो विद्यालय जो स्कूल करेगा और उसको जो है शोषण का शिकार होगा, यह समाज में कभी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी संस्था का जन्म इसी बात के लिए हुआ है, चाहे वो ये थी का स्वास्थ्य के, अभी अपने मनीष जी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न तरह के अस्पताल खोल करके लोग बैठे हुए हैं और गलत काम कर रहे हैं, और जो है सो मरीज जो जाता है अपने लाभ के लिए, उनको जो है सो उनका शोषण हो रहा है, तो उसको पर्दाफाश करना। मनरेगा में लूट मचा हुआ है, और जो है सो इसी तरह से जहां कहीं भी बिजली विभाग तो और जुल्म, बिजली विभाग में तो जाइए तो वो जो बिल दे दिया कहेगा जी ये सही है, और वो सब घपला करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी संस्था ने इस बात का संज्ञान लिया है, और करण जी मैं कह रहा हूं आप सब लोगों के बीच में, कि शिक्षा विभाग ने एक शिक्षा विभाग ही नहीं, सभी विभाग ने, हेल्थ में हो, शिक्षा में हो, चाहे बिजली में, जिस कभी आउटसोर्सिंग का एक जमाना चला है। आप लोगों को मालूम है ना, आउटसोर्सिंग से नियुक्ति हो जाए। यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है और भ्रष्टाचार का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जिस पर अंकुश लगाना, लगाम लगाना बहुत नितांत आवश्यक है। हमारी संस्था के हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे और इस पर हम लोग